दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज के बारे में गूगल सर्च किया जाए तो टॉप 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, टेंसेंट। कई केसेस में ये कंपनी छुप कर काम करती है, तभी काफी लोग इसके नाम से वाकिफ नहीं हैं। दूसरी तरफ टेंसेंट की होम कंट्री चाइना में ये एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ सबको मालूम है कि टेंसेंट उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी है। नाजरीन, टेंसेंट ने वी चैट नामी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि चाइना में वी चैट तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक निचोड़ है। एक ही ऐप से किसी को कॉल की जा सकती है, चैट हो सकती है, ग्रोसरी ऑर्डर हो सकती है और यहाँ तक के पैसे भी इसी ऐप के जरिए भेजे जा सकते हैं। एक इकलौती कंपनी के पास चाइना के 140 करोड़ लोगों का पर्सनल डाटा है, उनकी लोकेशन से लेकर उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तक और एक एक मैसेज से लेकर सर्च हिस्ट्री तक। ना सिर्फ इतना बल्कि टेंसेंट की इस ऐप पर सिर्फ वही मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है। एक चाइनीज सिटीजन ने वी चैट के ग्रुप पे अपने दोस्तों को मजाक में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन अगले ही दिन उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। इशारा बिल्कुल क्लियर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि कोई भूल कर भी उनके खिलाफ कोई बात करे। सिर्फ टेंसेंट ही नहीं बल्कि हर चाइनीज कंपनी को कामयाब होने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं। इस खुल्लम खुला आजादी के बदले में टेंसेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार से नवाजा हुआ है। मिसाल के तौर पे कोविड-19 के दौर में चाइनीज गवर्नमेंट ने वी चैट के जरिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जब टेंसेंट चाइना में अपनी मोनोपोली बनाने में कामयाब हो गई तो उन्होंने बाहर की दुनिया में भी खुद को फैलाना शुरू कर दिया। गेमिंग की बात की जाए तो टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है, जिसकी आमदनी कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा है। टेंसेंट का पेमेंट डिपार्टमेंट तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना पेपॉल का। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स और मूवीज की प्रोडक्शन में भी टेंसेंट ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। 2019 में ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैनेजर ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पे हांगकांग के हक में कुछ लिखा, जिस पर टेंसेंट ने ह्यूस्टन रॉकेट्स के मैचेस दिखाना बंद कर दिए। इन्हीं वाकयात के बाद हाल ही में लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या चाइना अब पॉकेट में पड़े फोन के जरिए भी बाहर की दुनिया से अपनी मन पसंद के फैसले करवाएगा। कई कंट्रीज ने वी चैट को सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर इस पर बैन लगा दिया है, जिसमें इंडिया, कनाडा और यूएस की कुछ स्टेट्स शामिल हैं। इतनी बड़ी और बाअसर कंपनी चलाने के बावजूद आपको शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि ये दिखता कैसे है और इसका नाम क्या है। दूसरी बड़ी कंपनीज के मालिकान के मुकाबले में पोनी मा मीडिया पर नहीं आते क्योंकि ये इंट्रोवर्ट हैं और सुर्खियों में नहीं आना चाहते। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पोनी ने स्टॉक प्राइस की फोरकास्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया। ये इतना कमाल का सॉफ्टवेयर था कि जिस कंपनी में उनको इंटर्नशिप मिली थी उसी कंपनी ने ये प्रोग्राम पोनी को 3 साल की एडवांस सैलरी देकर खरीद लिया। आप में से जिन लोगों को इंटरनेट के शुरुआती दिन याद हैं तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त एक चैट रूम ICQ के नाम से होता था। तो फिर 1998 में पोनी और उसके स्कूल के कुछ दोस्तों ने मिलकर ICQ की टक्कर में अपनी चैट सर्विस खोलने का इरादा किया, जिसको चाइनीज यूजर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया। वक्त गुजरता गया और OICQ चाइनीज मार्केट में आग की तरह फैलता गया, क्योंकि ICQ के मुकाबले में इस सॉफ्टवेयर की साइज छोटी थी, जो उस वक्त चाइना के स्लो इंटरनेट यूजर्स के लिए डाउनलोड करना काफी आसान था। अभी पोनी माँ इस बोझ को बर्दाश्त कर ही रहे थे कि इसी दौरान एक और पहाड़ उन पर टूट पड़ा। एक दिन उनको ICQ की तरफ से लेटर रिसीव हुआ, जिसमें ICQ का रजिस्टर्ड और लीगल नाम इस्तेमाल करने पर उनको कोर्ट में आने की धमकी दी गई। उन्होंने पोनी माँ को $2.2 मिलियन दिए और उसके बदले में टेंसेंट के 40% बिजनेस के मालिक बन गए। सबसे पहले ICQ के लीगल लेटर के जवाब में पोनी ने OICQ का डोमेन नेम चेंज करके QQ रख दिया। पहले 2 सालों में ही QQ ने 50 मिलियन यूजर्स का टारगेट पूरा कर लिया। टेंसेंट के तकरीबन तमाम मसले हल हो चुके थे, लेकिन पोनी माँ के लिए ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं थी। 2004 में उनका टकराव माइक्रोसॉफ्ट से हुआ। टेंसेंट के मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे और फंडिंग भी।
प्रोफेशनल होने के साथ साथ MSN ने ऑफलाइन मैसेजेस का भी फीचर मुतारिफ कराया, पर मसला ये था कि MSN चाइना को कोई भी फैसला लेना होता तो पहले वो US हेडक्वार्टर से अप्रूव होने जाता, जिसमें ज्यादा टाइम लगता था। टेंसेंट ने इस चीज का फायदा उठाया और रातों रात QQ में भी ऑफलाइन मैसेजेस की सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई। QQ पहले सिर्फ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, लेकिन वक्त के साथ साथ स्मार्टफोन्स का दौर शुरू होते ही मोबाइल इंटरनेट का रुझान बढ़ने लगा। 2011 में पोनी मा ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए $10 बिलियन की ऑफर की थी, लेकिन ये डील क्रैक ना हो सकी क्योंकि पोनी मा की बैक सर्जरी की वजह से वो बेड रेस्ट पे चले गए। उस वक्त टेंसेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर टेंसेंट की तरफ से कोई ऑफर आए तो उसको मना नहीं किया जा सकता। तो अब वीचैट आहिस्ता आहिस्ता चाइना में जोर पकड़ रहा था और पोनी मा नहीं चाहता था कि ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप बनकर रहे, क्योंकि जो चीज सबके पास 24 घंटे मौजूद है उसको सिर्फ चैट सर्विस से कैश करना काफी नहीं होगा। टेंसेंट में फ्रेंड्स नियर बाय का ऑप्शन भी ऐड किया गया, जो कि असल में टिंडर का क्लोन था। चाइनीज न्यू ईयर में लोग एक दूसरे को रेड एनवलप में पैसे देते हैं। यही आइडिया वीचैट पे लाया गया और पैसे अब रेड पैकेट्स में डिजिटली भेजे जाने लगे। देखते ही देखते 2015 में वीचैट 50 करोड़ यूजर्स तक जा पहुंचा, और ये सब कुछ शायद टेंसेंट के लिए काफी नहीं था। मिसाल के तौर पे अपनी फेवरेट शॉप की ऐप अलग से डाउनलोड करने के बजाय वीचैट के मिनी प्रोग्राम्स में ही अब उस शॉप का प्रोग्राम एम्बेड कर दिया गया। इस नए फीचर ने वीचैट को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें टेंसेंट शामिल ना हो, और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसमें से प्रॉफिट कमाना ये भूले हों। वैसे तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन 1979 में चीन के लीडर ने यहाँ शेनज़ेन में कैपिटलिस्ट बिजनेस खोलने की इजाजत दी थी, जिसमें आज के बड़े टेक जायंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें टेंसेंट भी मौजूद है। टेंसेंट की कामयाबी चाइनीज गवर्नमेंट को काफी मुतासिर कर रही थी, क्योंकि इसमें छुपा था बहुत सारा डाटा जो आगे चल के चाइना को अपने हर एक सिटीजन पर नजर रखने के काम आने वाला था। और पोनी मा अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट को मना किया गया तो उनकी एम्पायर के लिए सपोर्ट खत्म कर दी जाएगी। टेंसेंट की गेम्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए नोटिस किया जाने लगा कि कौन से यूजर की एज इस गेम को खेलने के लिए कम है, या फिर बच्चों के लिए कुछ गेम्स को सिर्फ दिन में 90 मिनटों तक अलाउ किया गया। जहां चाइनीज गवर्नमेंट का ये साथ टेंसेंट के लिए कामयाबी का बायस तो बना है, वहीं ये साथ इनको बाहर की दुनिया से कॉम्पीट नहीं करने दे रहा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।